वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कल रात मामलात काफ़ी कशीदा हो गए। तकरीबन 20 रोज़ से किसी भी पार्टी फर्द या बहनों की मुलाकात नहीं हो पा रही और यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि बानी पीटीआई को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद बानी पीटीआई के हमशीराओं ने अडियाला जेल के बाहर धरना दिया। इस वक्त जब रात का पहर था तो पीटीआई की तमाम क़यादत मौजूद थी। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी इस धरने में शरीक थे। थोड़ी धक्कम पेल भी नजर आई। पहले एक एसएचओ ने आके अली मकान से मुज़ाकरात किए, फिर दूसरे इलाके के एसएचओ ने आके मुज़ाकरात किए और धरना इस बात पे ख़त्म किया गया कि बानी पीटीआई की मुलाकात या तो फिर जुमेरात के रोज़ या फिर नेक्स्ट कमिंग वीक में जो है वो करवा दी जाएगी। दूसरी जानिब 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे यौम सियाह के तौर पर मना रही है और हलाकतों की तादाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती है 26 नवंबर 2024 को, उसे हुकूमत उस रेशियो को तस्लीम नहीं करती। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब, मुशीर है वज़ीर आला केपी के, सुहेल आफरीदी के। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका। जी शफी जान साहब, ये जानना चाहेंगे कि कल रात अडियाला जेल के बाहर धरना भी हुआ। कुछ ऐसी खबरें भी मौसूल हो रही थी कि सुहेल आफरीदी केपी हाउस से निकल गए हैं अडियाला जेल पहुंचने के लिए, लेकिन बाद में ये बताया गया कि उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने कल देखा होगा कि कल एक दफा फिर हुकूमत ने जो मंगल का दिन था, कायद इमरान खान साहब का फैमिली से मिलने का दिन था। पिछले 3 हफ्तों से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही। आपने पिछले ट्यूसडे भी देखा होगा कि वहां पे जो फसातियत और बर्बरियत की गई, जिस तरह नौरीन खानम साहिबा को के बालों से खींचा गया, उनको घसीटा गया, उनके फ्रैक्चर कंधे को जो है वहां से खींचा गया, तो दोबारा उस कंधे में जो है वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर मीना खान साहब पे तशद्दुद हुआ, शायद खटक साहब पे तशद्दुद हुआ। तो आपने पूरा वो एक एपिसोड देखा था कि जिस तरीके से मरियम नवाज की फरमाइश पर पंजाब पुलिस ने यह कार्रवाई की। और कल आपने देखा होगा कि हमारी हजारों कारकुन अडियाला जेल के सामने थे और कल दोबारा से मंगल का दिन था और कायद इमरान खान साहब से मिलने का दिन था। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में ना तो आईन है और ना ही कानून है, तो कल दोबारा मुलाकात नहीं हुई। तो पिछले 21 दिनों से कायद इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हो रही, ना ही उनकी फैमिली की, ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप को, ना ही आपको पता होगा और आपके इल्म में भी होगा कि 7 दफा वजीर आला जो मुलाकात करना चाहते हैं वो 7 दफा अडियाला गए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। जहां तक कल सुहेल आफरीदी साहब की जाने की बात थी, जब सुहेल आफरीदी साहब ने अडियाला जेल जाने का ऐलान किया, तो ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग आप एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि उसके ऐलान के साथ ही जो रूट्स अडियाला जाते हैं वो बंद कर दिए गए या उस पर ट्रैफिक को सुस्त कर दिया गया। फिर हमें एक और खदशा भी था कि वहां पे हमारे हजारों कारकुन मौजूद थे जो जज्बात में थे, जो सुबह से वहां पे मौजूद थे और रात के मतलब 12 के बाद तक वो वहां मौजूद रहे। तो हम ये चाहते थे कि ये जो मामला है ये अफवाह तफहीम से हल हो। तो राजा नासिर साहब वहां मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, उनकी बहनें मौजूद थी। तो आज हमारे यहाँ पे एक दुआया तकरीब थी 26 नवंबर के हवाले से, जो हमारे शोहदा जो 26 नवंबर पिछले साल शराय दस्तूर पे जिस रियासत के उनको ऊपर गोली चलाई, उनको शहीद किया, तो उनके यहाँ पे एक दुआया तकरीब थी। तो उस पस मंजर में तो वो जो हमारा धरना था वो कल का इसलिए कैंसिल किया क्योंकि इन सब ने यहाँ पे दुआया तकरीब में शिरकत करनी थी। तो क्या इस वजह से सुहेल आफरीदी जो है अडियाला जेल के बाहर नहीं पहुंच सके धरने में, क्योंकि दुआया तकरीब थी आज के रोज, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा था? जी, एक तो ऑपरेशन का खतरा भी था, दूसरा ये है कि सुहेल आफरीदी की जाने से वहां क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब के अक्स में इमरान खान को देख रहा है, और सुहेल आफरीदी के वहां से जाने से तो जज्बात जो थे वो मजीद बढ़ सकते थे और वहां पे जो एक ट्रैफिक को स्लो कर दिया गया, रोड्स को जो बंद कर दिया गया। तो इस वजह से हमने फैसला किया कि सुहेल आफरीदी का वहां जाना एक ऑपरेशन का खतरा भी हो सकता था, जिसका जिम्मेदार दोबारा तहरीक इंसाफ को ठहराया जाता। तो हमने अफवाह तफहीम से कल ये जो है मुलाकात का जो एक सिलसिला था वो हल किया। इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे पे आपको दोबारा हजारों कारकुन अडियाला के बाहर मिलेंगे और हम हर सूरत में मुलाकात करेंगे।
अच्छा, यानी कि अभी कहना चाह रहे हैं कि अगली जो मुलाकात होगी, वैसे तो जुमेरात कल का भी दिन है और फिर कमिंग ट्यूसडे को भी जो है वो मुलाकात मुतवक्के है, तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जाएंगे। अगर इन केस मुलाकात तब भी नहीं हो पाती और तो तब भी आप लोग यही कहेंगे कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा था जिसकी वजह से सुहेल आफरीदी साहब नहीं गए, क्योंकि पहले तो मुलाकात होने दी जा रही थी जब सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KPK नहीं थे, लेकिन जब से वो वज़ीर आला बने हैं उन्होंने KPK असेंबली में खिताब किया था और गालिबन उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा और तनकीद भी की थी रियासत पे, तो शायद यही वजह हो सकती है कि अब तक मुलाकात नहीं होने दी जा रही। देखिए, इस पे बड़ी तशवीश है पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, कारकुनों में भी और लीडरशिप में भी, क्योंकि पिछले 21 दिनों से किसी की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हुई, जबकि ये इमरान खान साहब का कानूनी और आईनी हक है कि वो हर ट्यूसडे को अपनी फैमिली से मिले और हर थर्सडे को जो है वो अपने वो क्लास से और पार्टी लीडरशिप से मिले। वो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन लीडर है, वो इस वक्त उनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसकी पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। यहाँ का जो इलेक्टेड ट्रैप है वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, उसके पास मैंडेट है, उसकी बहनें जो है वो अपने भाई से अपनी फैमिली से मिल सकती हैं। तो इस मुल्क क्या ये में भी जब खदशात जाहिर हो रहे हैं कि उन्हें अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल किया गया है? बिल्कुल, ये एक तशवीश है कि उनको कहीं मुंतकिल किया गया है। एक तशवीश है हमारे अंदर, हमारे कारकुनों के अंदर। हमारी लीडरशिप इस बारे में सोच रही है और हम बहुत जल्दी इसके बारे में लाए अमल देंगे अगर हमारी जुमेरात या मंगल को दोबारा मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा, ये बताइएगा शफी जान साहब, क्योंकि पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है अगर इन केस सुहेल आफरीदी साहब अडियाला पहुंचते हैं, और अगर अब भी मुलाकात नहीं होने दी जाती तो आप लोगों का अगला लाएअमल क्या होगा? क्या धरना दिया जा सकता है मुकम्मल तौर पे? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हुकूमत तनकीद करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP में, पेशावर में डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से आप लोगों ने हरीपुर की सीट जो है वो आप लोग हार गए हैं, और इसका मेन रीज़न यही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में डिलीवर कर रही है और KP के लोगों ने भी बाबर नवाज खान साहब को चूज किया है। देखिए, आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, एक तो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी और आईनी रास्ता है उसी पे अमल दरामद हो, लेकिन इस मुल्क में इस वक्त आईन भी मुअत्तल है और कानून भी मुअत्तल है। हम चाहते हैं कि आपने जिस जाली मुकदमा में इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कैद किया हुआ है, लेकिन कानूनन उनसे मुलाकात की इजाजत है। अगर आप हमारी रसाई इमरान खान साहब तक नहीं जाने देंगे या हमें हमारी मुलाकात नहीं होगी, ना उनकी बहनों की और ना ही पॉलिटिकल लीडरशिप की और ना ही वजीर आला साहब की, उसको आइसोलेशन की तरफ अगर आप लेके जाएंगे, तहरीक इंसाफ के कारकुन इस पर रद्द अमल भी देंगे, लाएअमल भी देंगे, हम धरना भी देंगे, जलसा भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। और जहां तक ज़िमनी इलेक्शन की बात है, ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। हमने 2 सीटों पे हिस्सा लिया, लाहौर का 129 और हरीपुर का NA-18। जो लाहौर की हमारी सीट थी वो मियां अजहर साहब के इंतकाल से वो खाली हुई थी, और बाकी पंजाब में हमारे बाइकआउट का उसूली जो फैसला था वो इसलिए था कि वहां पे जो हमारे MNAs को डिसीट किया गया वो गैर कानूनी और गैर आईनी था। वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, अपनी वफादारी बदल नहीं रहे थे, तो उनको वो कॉस्ट कर गई। और जहां तक उमर अयूब साहब की सीट की बात है, जो हरीपुर में हुआ, जो हरीपुर में हमें फॉर्म 47 के जरिए शिकस्त हुई, तो उसकी कहानी बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हमारी हुकूमत है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, लेकिन इन्होंने दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, जो क्योंकि RO और DRO जो थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नॉमिनी थे, उन्होंने तैनात किया था यहाँ पे, तो उनके साथ मिलके इन्होंने हमारे फॉर्म 45 जिसपे हम 30,000 लीड से जीत चुके हैं, अगर हम फॉर्म 45 की रिजल्ट की बात करें तो वहां पे हमारी 30,000 की लीड है। और तमाम जो हमारे पास फॉर्म 45 है, जिसमें मैंने डिटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम मीडिया ने इसको कवर किया, उस पे तमाम प्रिजाइडिंग अफसर की, हमारे पोलिंग एजेंट के और मुस्लिम लीग नून और दीगर पार्टियों की जो पोलिंग एजेंट के उनके साइन मौजूद है। जब हम वो फॉर्म 45 जो RO के ऑफिस लेके गए, जहां पे एक डैशबोर्ड बना होता है जिसमें इलेक्शन के रिजल्ट पंच करके इलेक्शन रिजल्ट मुरतब किए जाते हैं, तो हमारे फॉर्म 45 उन्होंने रद्दी की टोकरी में पहने और RO और DRO के साथ एडवांस में पहले से फॉर्म 45 मौजूद थे जिसमें इनकी मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट थे उसकी लीड थी, वही पंच किए। उस पंच करने के बाद फॉर्म 47 की जो रिजल्ट है वो
अवेजा कर दिया, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग को ये सीट जितवाई गई। अब हमारा जो प्लान है, जो हमारे साथ धांधली हुई, इसमें एक और चीज बड़ी वाज़ेह है कि आरओ का जो ऑफिस था, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आपने देखा होगा कि एक आरओ ऑफिस को डिग्री कॉलेज बॉयज में जो था उसको एक ग्राउंड में आखिरी रात लेके गए हैं। मतलब बिल्डिंग से निकाल के आप एक खुले ग्राउंड में आरओ ऑफिस को लेके गए हैं। जो आरओ ऑफिस के इर्द गिर्द की जो उसमें खंदकी खोदी गई, उसके फुटेज भी आपने देखे होंगे, हम भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद उस पर खाकदार तारे लगाई गई। उसके बाद आरओ ऑफिस को, जो कि ग्राउंड कमेटी ग्राउंड में मुंतकिल किया गया, उसको आर्मी के नौजवानों ने, क्यूआरएफ ने और एफसी के नौजवानों ने टेक ओवर किया। हमारे लोगों को बाहर निकाला, हमारे एमएनए जो थे, एक्स एमएनए उमर अयूब साहब को बाहर निकाला। उनकी जो नॉमिनी जो अंदर बैठ शफी जान साहब, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि केपी के जो है उसमें हुकूमत आपकी है, 18वीं तरमीम में सूबे खुद मुख्तार हैं, पुलिस आपकी है, तो फिर ये मामलात कैसे हो गए? क्योंकि शाम में हमने आपकी प्रेस मीडिया ब्रीफिंग भी सुनी थी जिस पे आपने कहा था कि 25,000 की लीड के साथ शेरनाज अयूब जो हैं वो जीत रही हैं। तो ये फिर आरओ ऑफिस का मामला कैसे खड़ा हो गया? और फिर साथ ही ये भी बताइएगा कि आप इस नताइज जी चैलेंज करेंगे? जी मैं आपको वही समझा रहा हूं कि जब खंदकी खोदी गई और जब इसको फोर्सेस ने टेक ओवर किया, हमारे लोगों को बाहर निकाला, तो आरओ और डीआरओ ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नॉमिनी थे, उन्होंने सहूलतकारी करके हमारे फॉर्म 45 को रिजेक्ट किया और फॉर्म 47 के रिजल्ट्स को अवेजा कर दिया। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि हम एक रेफरेंस भेज रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं, उनसे एक एफिडेविट ले रहे हैं। उनकी हम जो बयानात है वो कलम बंद कर रहे हैं। और इनकी जो ये डाका डाला गया हमारे मैंडेट पे, जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने एक मैंडेट पे डाका डाला, वही स्टोरी जब यहाँ पे रिपीट हुई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस टाइम भी सहूलतकारी की और इस टाइम भी सहूलतकारी की, तो इसको हम एक्सपोज करेंगे। हम तमाम प्रिजाइडिंग अफसर के जो बयानात है वो कलम बंद कर रहे हैं, उनसे एफिडेविट ले रहे हैं, जो मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखेंगे और इनको बेनकाब करेंगे। और जो हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है, इस पर हम आखिरी हद तक जाएंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने भी दिए और आज पूरा 1 साल हो गया है जिससे आप यौम सियाह के तौर पर मना भी रहे हैं, और 7 मरतबा गालिबन सोहेल आफरीदी साहब खुद अडियाला जेल गए बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। अमन जरगा भी आप लोगों ने किया, नताइज कुछ मुस्बत नहीं सामने आए। क्या समझते हैं आपकी हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात हो सकते हैं ताकि मामलात जो हैं वो हल की तरफ आएँ? शफी जान साहब, 26 नवंबर आज 1 साल पूरा हो गया है। हमारे 14 शोहदा को आज 1 साल पूरा हो गया है, जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में आईन की बालादस्ती के लिए इमरान खान के नाम पे जानों का नजराना पेश किया। और वाहिद इमरान खान ही इस मुल्क के लीडर है जिसके नाम पे लोग जानों का नजराना पेश करते हैं। आज पेशावर में एक दुआए तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें हमारी तमाम लीडरशिप आई। सोहेल आफरीदी साहब ने उससे खिताब किया और सोहेल आफरीदी साहब ने 7 दिसंबर को पेशावर में एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान भी कर दिया जिसमें हम अपना पावर शो करेंगे। और जहां तक सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात की बात है और वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात की बात है, तो वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। मुज़ाकरात उससे किए जाते हैं जिसके पास इख्तियार है, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। उनके लिए माहौल चाहिए होगा। देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक किस्म का माहौल चाहिए, एक एतमाद की फिजा चाहिए। दूसरा फरीक अगर वो माहौल आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा या उस पर आप एतमाद नहीं कर सकते, तो मुज़ाकरात भी सूद होते हैं। तो जब भी ये माहौल बनेगा, जब भी हमें लगेगा कि अब माहौल बन गया है, अब सामने वाले से बात की जा सकती है, तो हम जरूर मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, क्योंकि आप पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और आपने हमारे प्रोग्राम में ये बात भी कही थी कि अमन जरगे का दूसरा फेज़ भी होगा। पहला अमन जरगे का फेज़ हमने देखा है जिसमें गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब भी आए थे, केपीके की सियासी छोटी बड़ी जमातों ने भी शिरकत की थी और इसे कामयाब बताया जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि पेशावर में एफसी बिल्डिंग के बाहर खुदकश हमला हुआ और ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब दूसरा भी अमन जरगा होने वाला है शफी जान साहब, और मामलात किस तरफ जाते दिखाई देंगे, क्योंकि केपीके का बॉर्डर यकीनी तौर पे अफगानिस्तान से मिलता ही है। देखिए, अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो अमन अमान की सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। एफसी हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ जिसकी मजम्मत की जाए कम है, और पाकिस्तान में जिद्दत भी दहशतगर्दी होगी उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और हम उसकी मजम्मत करते भी हैं। और जहां तक अफगानिस्तान से बॉर्डर की बात है और अमन जिरगी की बात है, तो अमन जिरगी का सेकंड फेज बिल्कुल इसी हफ्ते स्टार्ट होगा। उसमें हम एक प्रोविजनल एक्शन प्लान लेके आ रहे हैं, जिसको जो एक नेशनल एक्शन प्लान था उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। उसमें
TUR सेट किए जाएंगे, उसमें तमाम पार्लिमानी पार्टी जो है उसमें वो इसका हिस्सा है, वो उसमें अपना इनपुट देगी और इसी इनपुट की रोशनी में जो हमें कबायली अमीदीन से उनका इनपुट लेंगे, उनके मशरान का इनपुट लेंगे और तमाम सूबे का जो स्टेक है वो इस वक्त आपके सामने है कि हम तमाम लोगों के जो इनपुट्स लेके एक TUR सेट करेंगे, जिसके बाद वो जो एक ड्राफ्ट बनेगा एक प्रोविजनल एक्शन प्लान का, वो हम CM सोहेल आफरीदी साहब के सुपुर्द करेंगे, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात करेगी और उसी को आगे लेके इंशाल्लाह हमें इंशाल्लाह ये लग भी रहा है और हमें बड़ी उम्मीद है इस अमन जिरगे से कि इस अमन जिरगे के जरिए यही बुनियाद बनेगा। अच्छा, इस अमन जिरगे की अगर हम बात करें तो वही लोग इनवाइटेड होंगे जो फर्स्ट फेज में हमने देखा था, पीपल्स पार्टी के गवर्नर भी होंगे और दीगर सियासी जमातों के सीनियर वुज़रा या अरकान भी होंगे? देखिए, अमन जिरगा जो था वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी में उसमें हिस्सा लिया। हमने 21 पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया था जो खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिकली। 26 पार्टियों ने उसमें हिस्सा लिया। हमने 21 को इनवाइट किया, 26 पार्टियां आई। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमने तमाम कबायली अमीदीन को बुलाया, तमाम कबायली मशरान को बुलाया। यहाँ पे जिनका सिस्टम है उनके मशरान को बुलाया। वकला यहाँ पे मौजूद थे, जर्नलिस्ट यहाँ पे मौजूद थे, सिविल सोसाइटी से आए हुए लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो तमाम सूबा, उसमें तमाम सूबे के लोगों की प्रेजेंटेशन थी। तो बिल्कुल उनकी आराय भी ली गई, उनसे तजवीज़ भी ली गई। अब जो सिक्योरिटी कमेटी जो दोबारा बैठेगी, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टी है, जिसमें अपोजिशन लीडर है, जिसमें CM सोहेल आफरीदी साहब है, जिसको हेड बाबर सलीम स्वादी साहब कर रहे हैं, तो ये सेकंड फेज जब भी होगा तमाम इस हफ्ते होगा और तमाम लोग बैठेंगे और एक TUR सेट करेंगे। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, हमारे साथ मौजूद थे। जी नाजरीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने 28वीं आईनी तरमीम का इंदिया दे दिया है। बजट से पहले 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी और सबसे बड़ा मामला ये है कि NFC अवार्ड्स के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि इस पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। वहीं नवाज शरीफ साहब ने 9 मुंतखब अरकान से खिताब किया और कहा 1.5 साल की हुकूमत ने, यानी कि 2018 से 2022 तक की जो हुकूमत थी उसमें अवाम का दिवालिया निकाल दिया गया था। हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा काम किया है जिसपे ज़िम्मी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं PJ मीर, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपके वक्त का। थैंक यू। मीर साहब, ये बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब 28वीं आईनी तरमीम लाने की बातें हो रही हैं और ये इंडिया भी दे दिया है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि बजट से पहले 28वीं आईनी तरमीम आएगी। NFC अवार्ड के मामले में आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ है कि इस पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सूबों को 7.5% का टैक्स फंड दिया जाता है वफाक की जानिब से, जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्ट होता है। यकीनी तौर पर कोई भी सूबा इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये सारी अच्छी बातें हैं, किताबी बातें हैं। किताब के अंदर हम सब कुछ ही कह सकते हैं, लेकिन क्या किसी हुकूमत ने, आज की हुकूमत ने अपने टैक्स नेट को बढ़ाया? आप नीचे जाते नहीं है, जो आपका जो ट्रेडर है उस पर टैक्स नहीं लगाते हैं। यहाँ आप कैफेज के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर आप लगा देते हैं, उनको FBR के साथ जोड़ देते हैं और आप उन पे GST लगा देते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि ये ट्रेडर के ऊपर हम क्यों नहीं टैक्स लगाते? बिकॉज इनके वोट बैंक है। ये क्या लगाएंगे? इनके वोट बैंक चले जाएंगे। आपके जो फाइन्स हैं, ट्रैफिक फाइन्स एंड अदर फाइन्स, ये क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि आपके वोट बैंक चले जाएंगे। देखो, हमने कई डिसीजंस लेने, जो मर्जी हुकूमत हो, वो कड़वे होंगे, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। आपने टैक्स की बात की है, अवाम टैक्स देगी तो मुल्क आगे चलेंगे, और मुल्क आगे उस वक्त चलेंगे कि जब आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बहुत वीक है हमारे मुल्क के अंदर। अब जो बात करते हैं, ये क्या नवाज शरीफ हो गए, आसिफ जरदारी हो गए, इमरान खान हो गए, या कोई और आप ले ले जिसको मर्जी, इन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं देने, इन्होंने आपसे और मेरे से टैक्स लेके मुल्क चलाना। लेकिन हम इसको ऑफसेट कर देते हैं। हम इसको आपके एडहॉकिज्म पे आप अपना जो आपका जो नेशनल एक्सचेकर है उसका पैसा लगा देते हैं, विद द रिजल्ट कि जो आपने पैसा इस्तेमाल करना है टू गेट डिविडेंड्स बैक, वो आप करते नहीं है, और उसके बाद हम उसी मुसीबत के अंदर पड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम बोरो करते रहते हैं। कभी वर्ल्ड बैंक हो गया, कभी IMF हो गया, और कभी इधर उधर से हम वो भीख मांग लेते हैं। तो ये हम कब तक करेंगे? हमने अपने सिस्टम्स को जब तक हम तकड़े नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब बात आती है जी कि ये
27वीं तरमीम की। जी। मुझे आप बताएं कि 27वीं तरमीम में आप कहते हैं जी कि ये आप पार्डन कर दें, वो ट्राई नहीं हो सकते हैं जो कि पुराने लीडर्स रहे। भाई क्यों नहीं ट्राई कर सकते? पूरी दुनिया ट्राई करती है, आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों? इसका मतलब या आपने गलत काम किए, या आप करने वाले हैं, या कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि नहीं, मुझे माफी उसके अंदर मिल जाए। तो अगर आपने करना है तो फिर आप सारों को माफ कर दें, आप मेंबर्स ऑफ द असेंबली को कर दें, पार्लियामेंटेरियंस को कर दें, सबको माफी दे दें। फिर आप, अगर हमने इसी रास्ते पे चलना है, अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी देयर। पूरी दुनिया अच्छा के मीर अंदर साहब, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में ने क्यों? तो आज मीडिया टॉक भी की और काफी अरसे बाद ऐसा लगता है कि सियासत पे उनकी वापसी हो गई है, और उन्होंने बानी पीटीआई पे भी तनकीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी तनकीद की। उन्होंने कहा 1.5-2.5 साल जो जितना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुजारा है उसमें मुल्क का दिवालिया हुआ है, और दिवालिया का वर्ड उन्होंने एक बार नहीं कई बार उसका जिक्र किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत संभाली तो उसकी कारकर्दगी पे हमने देखा कि ज़िम्मी इंतखाबात में लोगों ने मुस्लिम लीग नून को जो है वो वोट भी डाला है। और अब एक रिपोर्ट भी आई है लेबर फोर्स की जानिब से, जिसपे ये बताया गया है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई, यानी कि 7.1% जो है वो बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है। क्या कहेंगे इस पे? ये पुरानी कहानी है। जो भी हो, ABC, वो जब आते हैं वो ये कहते हैं कि जो पिछले दिवालिया कर गए। 99 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, अब आप मुझे बताएं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो किटी में पैसा को नहीं था, सिर्फ 500 मिलियन था। अब आप मुझे बताओ, तो इसका कौन जवाब देगा? उस वक्त भी कंट्री बैंकरप्ट में जा रही थी, आज कह रहे हैं आज भी जा रही है। तो फिर कोई कलेक्टिव प्रॉब्लम है ना, किसी की कलेक्टिव प्रॉब्लम है, तो हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। ये क्यों है? आई एम श्योर नवाज शरीफ कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क बैंकरप्ट हो, ना ही इमरान खान चाहेंगे, ना कोई और भी लीडर हो वो भी यही चाहेगा। कोई नहीं चाहता। हमने अपने सिस्टम्स को इतना खराब कर दिया है कि आपका जो जनरेशन होती है, जहां से रेवेन्यू जनरेशन, आपने उस पर तवज्जो दी नहीं है। देखें, जब तक आप टैक्स को नहीं बढ़ाएंगे और जहां अप्रोप्रिएट है टैक्स कट्स नहीं करेंगे, आपकी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी। आपकी जो एसएमईज हैं, मुझे बताएं, आप हर चीज तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आपका शू फैक्ट्री जो है वो बिल्कुल उसका बड़ा गर्क हो गया। 250 रुपए की जूती चाइना से आ जाएगी, आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते हैं। ये आप देखो ना, ये चीजें हैं, ये आपको सोचनी पड़ती हैं। बिल्कुल ठीक है। परवेज संदेला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपके वक्त का। जी थैंक यू खदीजा। परवेज साहब ये बताइएगा कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद 28वीं आईनी तरमीम आने जा रही है, और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बजट से पहले 28वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। NFC अवार्ड्स के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ है कि इस पर किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। क्या समझते हैं आप कि अब तो मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐवान में सबसे बड़ी जमात बन गई है? हाँ, सेनेट में शायद आपको थोड़ी बहुत मुश्किल दरकार हो कोई किसी भी कानून साजी को पास करवाने के लिए, लेकिन कौमी असम्बली में इस वक्त आप ऐवान की सबसे बड़ी जमात हैं। क्या NFC अवार्ड के मामले पे हम देखेंगे कि कोई अमेंडमेंट होने जा रही है? बहुत शुक्रिया हदीजा। देखें, जाहिर है अभी कुछ चीज़ें तो रहती हैं, और ये जो NFC वाला मामला है ये मेरे ख्याल में अब काफ़ी सीरियस है। जब ये 2008 में हुआ था उस वक्त कुछ और चीज़ें थी, लेकिन अब क्योंकि सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं और मरकज़ के पास वसाइल कम हैं, तो अगर इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है तो उसका मतलब है कि आने वाले वक्त में इस पर कोशिश की जाएगी। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में ये NFC हुआ था, और वो शायद ये ऐसा चाहेंगे कि इसको ना तब्दील किया जाए, क्योंकि उस वक्त से लेके अब तक सूबा जो सिंध है उसमें उनकी हुकूमत है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम ये देखें कि उनकी हुकूमत की जो कैपिटल है कराची है, उसकी हालत देखें तो फिर हमें मतलब थोड़ा बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है। वो आप सुनते रहते हैं, अक्सर टीवी टॉक शो में सुनते हैं, वहाँ से जो फनकार आते हैं वो लाहौर में कोई शो रिकॉर्ड करवाने आते हैं, तो उसके दरमियान में वो जो गुफ्तगू करते हैं, मुझे तो अब डर है कि जब कराची से कोई फनकार लाहौर आया करेगा इंटरव्यू देने, तो उस पर इस बात पर पाबंदी होगी कि वो कराची और लाहौर का मुवाजना नहीं करेंगे। तो ये भी एक वजह है कि शायद उनको डायरेक्ट सारा इसके मतलब के फवाद होते हैं। लेकिन और दूसरा एक बताए, देखें, एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इसमें हल करने जा रहे हैं, वो है आपके बल्दियाती निज़ाम। कि आपका जो बल्दियाती निज़ाम है, देखिए पूरी दुनिया में जो बल्दियाती निज़ाम कामयाब तरीन है,
क्योंकि नीचे के जितने काम होते हैं ना, ये आपके बलदियाती अदारों के लोग करते हैं, जो मुंतहिब होकर आते हैं, गली मोहल्ले सड़क मसले मसाइल वही हल करते हैं, और उस तरफ ही जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर करारदाद पास की है, और अब जाहिर है दूसरे सूबे भी उसकी तकलीद कर रहे हैं। तो ये भी एक दो चीजें हैं। तो और जहां तक देखिए, ये मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई कि पाकिस्तानी कौम को ये डराया क्यों जाता है कि तरमीम, भाई तरमीम, ये जो आइन साज असम्बलियां होती हैं ये इसी काम के लिए होती हैं। इनका काम कानून साजी ही होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में असम्बलियां जो है वो कानून साजी नहीं करती। पूरी दुनिया में आप चले जाए, असम्बलियों का तो जो ये अवान है ना, इन अवानों का तो काम ही अवाम के लिए। असल में बात ये होती है कि किस मुल्क में ऐसा हम देखते हैं इन फ्यूचर या माजी में भी कि वफाकी आईनी अदालत का सरबरा वजीर आजम चूज करेगा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से अमेंडमेंट तब होगी जब वजीर आजम की अप्रूवल होगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पे एक आम आदमी जो है वो सोच में पड़ जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी साहब को इस्तिस्ना किस बेस पे दिया गया? ठीक है, राना सनाउल्लाह ने उस चीज़ को क्लियरिफाई किया कि अगर वो कोई ऑफिस होल्ड करेंगे तो इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा, अगर वो रिटायरमेंट ले लेंगे पॉलिटिकली सियासी चीज़ों से तो वो इस्तिस्ना जो है वो उनका रहेगा। लेकिन फिर भी वो मामलात में तो रहेंगे। अगर बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनते, फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आसिफ अली जरदारी साहब से मुशावरत ना हो या उनका इनपुट ना लिया जाए। देखिए, अब ये तो फिर टेक्निकली चीज है ना कि आसिफ अली जरदारी उस पर बात भी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर वो बात करेंगे तो उसके बाद उनकी इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी। ये तो एक अलहदा बहस है ना कि वो किसी को मशवरा देंगे। अगर वो पब्लिक ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहे, तो अगर वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं तो ठीक है, वो उनको जो ये देखे ना, ये भी तो असम्बली की तरफ से दी गई है ना। असम्बली के ये लोग हैं जो नुमाइंदे हैं और अवाम की तरफ से इलेक्ट होकर आए हैं। तो ये इनका मैं फिर कह रहा हूँ कि आइन साजी इनका हक है। जहां तक आप वज़ीर-ए-आज़म की बात करिए तो मेरे ख्याल में जुडिशल काउंसिल उसका इंतखाब करेगा। वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं करेंगे। हाँ, जब तक वो नहीं मुकम्मल हो जाएगा उस वक्त तक ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया, लेकिन आगे जाके जो इन जजों का इंतखाब है वो जुडिशल कमीशन करेगा, और उसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, ये राइट किसका है? ये राइट अवाम ने अगर MNA MPA बनाकर असेंबली में भेजे हैं तो ये उनका राइट है वो जो कर रहे हैं। उनको आइन भी इस बात की इजाजत देता है। आपके आइन में 2/3 अक्सरियत जो है वो कानून पास कर सकती है। हाँ, उस पर मसले हैं या उस पर कोई अपोजिशन को कोई प्रॉब्लम है या आवाम को कोई मसला है तो वो अगले इलेक्शन में इन लोगों को वोट ना दें, और इन लोगों को वोट नहीं देंगे इस वजह से तो जाहिर है अगली दफा हुकूमत में नहीं आ सकेंगे। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत हो, या फर्ज की ना, ये मतलब जब ये आइन साजी हुई थी कितना वक्त लगा था 70 की दहाई में जब हमें ये बना रहे थे, और उसके बाद अभी तक 27 या 28 तरमीम हुई हैं। आप जरा यूरोपीय ममालिक में जाएं क्या, या किसी दूसरे मुल्क में जाएं, आपको रोज जो आइन साजी हो रही होती है टीवी टॉक शो पे बहस मुबासे नजर आ रहे होते हैं। अब देखिए ये जो ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि कराची और लाहौर के बीच में डिफरेंस जो है वो वाज़ेह नजर आता है, और जो भी सोशल मीडिया सार्फिन है वो लाहौर आते हैं तो उनके क्या कमेंट्स होते हैं कराची के हवाले से या लाहौर के हवाले से, जिस तरीके से आपने इसको डिफाइन किया, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन इस चीज़ को आपने तब क्यों नहीं हाईलाइट किया जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी? उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आपको ज़रूरत थी। उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब भी मुतहरिक थे, वो भी मौलाना साहब के पास जा रहे थे कि आप इस आइन में तरमीम के लिए हिस्सा लें या वोट कास्ट करें। तब ये चीज़ें क्यों नहीं डिसाइड की गई, या सोचा क्यों नहीं गया तब कराची के बारे में? खदीजा, हमें तो अभी भी उनकी जरूरत है। उनके बगैर तो 2/3 अक्सरियत से कोई जो है वो पास नहीं हो सकती। आपको पहले तो ये बताएं कि किसने कह दिया कि हमें उनकी जरूरत नहीं है। और दूसरी ये है कि ये मुल्क की 2 बड़ी जमातें हैं जिन्होंने माजी में बड़ी मार खाई हुई है, और उन्होंने इन चीजों से सीखा हुआ है। ये वो सियासी इख्तलाफात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन पे जब बैठेंगे और इस पर बात करेंगे, ये है सियासी जमातों का वो तरीकाकार जो होना चाहिए। देखिए ना, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्ज किया है, किसी जगह पे जाके नहीं मानती, और नून लीग के पास वो अददी अक्सरियत नहीं है, जिसका मतलब कि हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। ये तो आगे देखिए, यही तो हमें जमहूरियत है, यही तो हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अगर पीपल्स देख, और इस चीज को लेके देखेंगे, ये जो मिसाके जमहूरियत था उसमें तकरीबन जितनी उस वक्त चीजें हुई थी वो तमाम की तमाम अब पूरी हो चुकी हुई हैं। आने वाले वक्त में अगर ये असेंबली में उसमें लेके जाते हैं और पीपल्स पार्टी साथ बैठती है, उसके बाद तो ये नहीं कह सकते आप कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब जरूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का एक बड़ी अहम जमात है, बल्कि मैं अगर कहूं कि दूसरी बड़ी जमात है तो वो गलत नहीं होगा। इसलिए पीपल्स पार्टी का किरदार हमेशा है और रहेगा। मौलाना फजल रहमान साहब का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा किरदार है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। उनकी जब जरूरत, अब जाहिर है उनके MNAs की इस वक्त जरूरत नहीं है तो उनकी वो अहमियत नहीं है, लेकिन जब उनकी जरूरत थी उस वक्त देखे ना, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी कि आईनी बेंच बनना चाहिए, आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए, तो हमें उनकी वो बात माननी पड़ी। लेकिन क्योंकि एंड ऑफ डे पे हुकूमत किस जगह पे सोच पे बैठी हुई थी, बल्कि ये वही मिसाके जमहूरियत में था कि आईनी अदालत बननी चाहिए। जब उनकी अददी अक्सरियत पूरी हुई तो आईनी अदालत बन गई है।
राइट तो है ना मौलाना फजल मान का, उन्होंने अपना पूरा इस्तेमाल तो किया है ना। लेकिन जब हमारे पास तादाद पूरी आ रही है तो जो हम बेहतर समझ रहे हैं, मौजूदा हुकूमत बेहतर समझ रही है, उसमें वो कानून साजी कर रही है। सही। पीजे मीर साहब, आपने परवेज साहब की गुफ्तगू सुनी, अगर आप इस पर कुछ कमेंट पास करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि 28वीं तरमीम जो है वो लाई जा रही है, क्या समझते हैं आप 27वीं आईनी तरमीम के बारे में? कुछ ऐसी खबरें भी थी कि कौम के मफाद में नहीं होगी, माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि 28वीं आईनी तरमीम जो है वो कौम के मफाद में हो जाए, स्पेशली अगर कराची के हवाले से बात करें, खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। देखिए, बल्दियाती निज़ाम की तो आप बात ना करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई ने किया था, एक कंटिन्यूटी पॉलिसी चल रही थी, उन्होंने आके इसको डिसबैंड करके और नए इलेक्शन उन्होंने कॉल किए। बात यह है कि जब वो कहते हैं कि कंटिन्यूटी पॉलिसी होनी चाहिए तो फिर लोकल बॉडीज में भी होनी चाहिए। खैर नहीं हुई, गलती, बहुत बड़ी गलती। अब बात करते हैं यहाँ के आपका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखें, पीपल्स पार्टी हो गई या नून हो गया, इनकी एक दूसरे की जरूरत नहीं है, ये इनकी एक दोनों की मजबूरी है। इन दोनों ने कहां से पहले मार खाई है? फौज से मार खाई है। अब ये कहां से मार खा रहे हैं? पीटीआई से मार खा रहे हैं। जिस तरह अब फौज को उन्होंने कहा ना, इफ यू कांट विन देम जॉइन देम, तो फौज को आपने साथ मिला लिया। अब बात आती है कि ये कब तक ये चलेगा, ये कब तक चलेगा? देखो ना, हम यहाँ एक डिनाइल में बैठ जाते हैं कि जो कि हमने पहले नून के साथ भी किया है, हमने पीपल्स पार्टी के साथ भी किया है, आज हम पीटीआई के साथ कर रहे हैं। इसमें कोई छुपी हुई बात है ही नहीं है। तो ये अगर इस तरह के हम रवैये अख्तियार करेंगे तो आप रियली तो फिर एक्सपेक्ट क्या करेंगे इसे कि मकाफात अमल कहा जा सकता है मीर साहब? जी, तो फिर क्या इसे मकाफात अमल कहा जा सकता है मीर साहब? देखिए, ये इसको जिस तरह मैंने जब पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई थी तो मैंने उस वक्त भी कहा था मुशाहिद हुसैन को, मैंने कहा क्यों जी अभी भी एडोकिज्म पे ये गवर्नमेंट चलेगी या एक कॉन्क्रीट एक रास्ते पे चलेगी? नहीं जी, एडोकिज्म खत्म हो गया है, अब हम आगे चलेंगे एडोकिज्म पे। ये तरमीमें आप लेके आते हैं, सबसे पहले आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करें। आपके पास एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप फ्लेक्सिबल बनाएं, क्योंकि हम इसको एडजस्ट करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को क्लैरिटी पे लेके आएंगे, इसके इंटरप्रिटेशंस क्लियर हो जाएंगे। एक केस के अंदर आपके पास 4 इंटरप्रिटेशंस है उसकी, तो डिबेट होगी ना। तो मुझे ये बताएं कि ये जो जजेस हैं ये भी फंसते हैं, आपका प्रोसिक्यूटर भी फंसता है, डिफेंस भी फंसता है, और उसका नुकसान किसका है? अवाम का है, वेस्टेज जो पब्लिक टाइम। तो इसको मैं कहता हूं कि 73 के बाद इट इज हाई टाइम कि आप बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू करें, टोटल रिव्यू करें। हम क्या करते हैं, हम चीजें चेंज कर देते हैं। चीजें चेंज करने से नहीं होगा, टांका पट्टी से मुल्क नहीं चलते। अच्छा परवेज साहब, जिस तरह मीर साहब कह रहे हैं कि चीज़ें चेंज करने से नहीं होंगी, और लेबर फोर्स की जो है वो एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें वाज़ेह कह दिया गया है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह जो है वो 7.1% यानी कि 7.1% जो है वो बढ़ गई है। दूसरी जानिब आज हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई की हुकूमत में सिर्फ मुल्क जो है वो दिवालिया हुआ था, और जब नून लीग ने हुकूमत संभाली तो मुल्क की मईशत जो है उसमें इजाफा हो गया, या मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब जाती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ तो रिपोर्ट्स कुछ और ही बता रही हैं। अच्छा, पहले तो मैं ज़रा अपने उस्ताद, मेरे उस्ताद भी हैं, हम इनको सुनते भी हैं, और पीजे मीर साहब बड़े एहतराम के साथ, देखिए उन्होंने जो ये बात की है ना कि उस वक्त फौज से मार पड़ी थी पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, और अभी इमरान खान से मार पड़ रही है, तो इसलिए ये इकट्ठे हैं। देखिए थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा मैं। इख्तलाफ मेरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त दोनों जमातों को फौज से जो मार पड़ी या फिर जो भी होता था, तो इन्होंने बैठ के डिसीजन लिया और साथ मिल गए, और उसका बदले में बाद में हुआ क्या था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और उनके 5 साल पूरे हुए, चाहे वज़ीर साहब पूरे नहीं कर सके, और उसके बाद फिर उन्हीं की जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जमहूरी सिस्टम को चलने दिया, इवन के मियां मोहम्मद नवाज साहब जो है वो भी 5 साल पूरे न कर सके। फिर इमरान खान साहब ने जो आगे कंधा दिया और उन्होंने फिर आकर जो शोल्डर दिया और इन दोनों जमातों को मारा। और देखिए मुझे बताएं, कम से कम 25 से 30 टॉप के लीडरशिप थी दोनों तरफ से जो इमरान खान साहब जेल में डाली हुई थी। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब आज जो जेल में है ना, अगर उनका जमहूरी रवैया होता ना, देखिए आसफ अली जरदारी साहब 10 साल जेल में रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जब भी इक्तदार से उतरे हैं वो जेल में गए हैं, लेकिन उनका ये रवैया नहीं था जो आज इमरान खान साहब का रवैया है। तो ये कह देना कि इमरान खान साहब जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग को मार रहे हैं, नहीं, वो इमरान खान साहब अपने आप के साथ, इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है तो मियां मोहम्मद नवाज साहब के दौर में या अभी देख लें आप, ये मियां साहब नहीं कह रहे कि बैंक करप्ट हो रहा था, ये इमरान खान साहब कहा करते थे
पीडीएम के दौरे हुकूमत में कि 3 से 4 हफ्ते के बाद पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा ठीक है, और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश बनने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज साहब आपके वक्त का, और इनके हमरा थे पीजे मीर साहब। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फिर सियासत में अपना कदम रखने जा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई की हुकूमत पे आज तनकीद की और अपने जो अराकीन थे, जो असेंबली में नौमुंतखब अराकीन मौजूद थे, उनको उन्होंने आज मुबारकबाद भी पेश की। अब देखना ये है कि हुकूमत किस तरफ जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि 28वें आईनी तरमीम के हवाले से राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कह दिया है कि बजट से पहले हम तरमीम लाएंगे, और एनएफसी अवार्ड के मामले पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उस हवाले से आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया। प्रोग्राम का वो खत्म हो जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।